शिवम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय विद्यादान करो मम। नमस्कार दर्शकों, मैं सुमिता सुरूठिया आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आज के नमस्कार एमपी कार्यक्रम में। और जैसा कि हमारे कार्यक्रम की एक परंपरा है कि हम सबसे पहले कार्यक्रम में जानते हैं तिथि, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज की तिथि। तो दर्शकों, जैसा कि आज तारीख 24 जून 2023 है, दिन है शनिवार का, विक्रम संवत 2080, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। तो दर्शकों, आप सभी को आज के दिन की विशेष शुभकामनाएं, आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। और अब जैसा कि हमारे इतिहास की बारी आती है और जो आज है हमारा वो कल जाकर इतिहास बनता है, तो चलते हैं आज के दिन के स्वर्णिम इतिहास के बारे में जानते हैं। तो देखते हैं आज का इतिहास। आज का इतिहास, जैसे कि 1654 की में रानी दुर्गावती मुगलों में जंग के दौरान आज ही के दिन शहीद हुई थी। मुगलों से उनकी जंग हुई थी। और 1961 में भारत के पहले स्वदेशी HF-24 सुपरसोनिक लड़ाकू विमान ने आज ही के दिन उड़ान भरी थी। और सरकार ने 1986 में घोषणा की थी कि अविवाहित माता अपनी रोजगार योजना के तहत भी मातृत्व अवकाश प्राप्त कर सकेगी। आज ही के दिन 1990 में बोफोर्स बंदूक सौदे पर कैग की रिपोर्ट के मुद्दे पर बहुमत वाले विपक्षी सदस्यों के लोकसभा से आज ही के दिन इस्तीफा दिया गया था। 1990 में रक्षा वैज्ञानिकों ने देश के पहली तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक मिसाइल NSG की सफलतापूर्वक आज ही के दिन जांच की थी। और 1966 में मुंबई के न्यूयॉर्क को एयर इंडिया के विमान के स्विट्ज़रलैंड के माउंट ब्लैंक में दुर्घटनाग्रस्त होने पर 117 लोगों की मौत हुई थी। तो दर्शकों, ये था आज का इतिहास। और ये जो इतिहास है हमें सदियों तक याद रहेगा। अब इतिहास के बाद जीवन में विचार तो होने ही चाहिए और सुविचारों का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उसी से व्यक्ति की प्रगति होती है। तो चलिए जानते हैं आज के कार्यक्रम का सुविचार। आज का सुविचार है, जिंदगी में सबसे ज़्यादा खुश वही रहता है जो कम साधनों में भी खुश रहता है। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जो हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी इच्छाएं हैं, वो बहुत अनंत है। और अगर हमको सीमित इच्छाओं को लेते हुए आनंद को प्राप्त करना है, तो जीवन में संकुचित चीज़ों को लेकर भी हम खुश रह सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब बारी आती है हमारे आज के मेहमान की बारी। और आज हमारे कार्यक्रम में मेहमान के तौर पर कौन है, हम आपका परिचय कराना चाहेंगे। आज हमारे साथ हम परिचय कराएंगे आपका। हमारे साथ हैं पद्मश्री डॉक्टर कैलाश मड़वैया जी, जो कि प्रख्यात साहित्यकार हैं। साथ ही साथ इन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी के पद, कमिश्नर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। और ये हिंदी बुंदेली भाषा के प्रख्यात साहित्यकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों, हमारे साथ मनोज कुमार तिवारी जी हैं, जो कि एक साहित्यिक कवि हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे साथ आज साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही जो महत्वपूर्ण योगदान जिन्होंने हमारे मध्य प्रदेश को दिया है, देश को नहीं पूरे मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है, वो हमारे साथ है। और इनसे हम चर्चा करेंगे। और इन्हें जो पद्मश्री जो मिला है, वो न केवल हमारे पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत के लिए एक बहुत ही बड़े गौरव का विषय है। और लगभग आपने 50 से ज़्यादा किताबें लिखी हुई हैं और 50 से ज़्यादा आपको पुरस्कार मिल चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है हमारे देश के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज बुंदेली कवि जो बुंदेलखंड दिवस जो हम कल मना रहे हैं, उसके ही उपलक्ष्य में हमने सर को यहाँ पर आमंत्रित किया है स्टूडियो में। तो हम सर से सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, क्योंकि आप हिंदी के साथ बुंदेलखंड जो कविताएं लिखते हैं, बुंदेली कविताएं लिखते हैं, उस पर बहुत अच्छी आपको महारत हासिल है। तो सबसे पहले आपका परिचय यही होगा कि सर, आप प्रशासनिक सेवाओं में थे, उसके साथ आपने कविताओं को लिखने का जो एक विचार अपने मन में लेकर आए, वो कैसे आए आपके मन में विचार? देखो बिन्ना, कविता तो हमारे खून में बचपन से हमारी माता की प्रेरणा से मिल गई थी। हमारी माँ
के संस्कार से ही हमको कविता मिली है और मैं सन 1956 से जी अपनी कलम चला रहा हूँ। 1958 और फिर 1960 में हमें पहला पुरस्कार मिल गया तो झांसी मंडल को, जी ले ले कले में ठाड़ी पिया गीत पर। जी तो 1960 में जो पुरस्कार मिला उससे बहुत प्रोत्साहित हुए जी और हमारी माँ बहुत सुसंस्कारित और बहुत ही आध्यात्मिक महिला थी जी जिन्होंने अपना जीवन धार्मिक रीति रिवाज से जिया और हमको सादगी का पाठ सिखाया और हमको साहित्य सृजन के संस्कार दिए। जी तो माँ की प्रेरणा ही हम मानते हैं कि जहाँ हम पहुँचे हैं जी। वो हमारी माँ का आशीर्वाद है, उनके ही प्रेरणा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि माँ की प्रेरणा से ही हमें जीवन में प्रगति मिलती है, आगे का जो एक रास्ता है वो तैयार होता है। एक मार्गदर्शक की तरह माँ बहुत बड़ा जीवन में योगदान रखती हैं हमारे। और आपने जैसे बताया कि आप कविताओं की तरफ जब आपने शुरुआत की, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी पहली जो रचना थी वो हमारे दर्शकों को बताइए कि वो जब आपने लिखी तो मन में विचार क्या थे और वो कौन सी रचना है जो आपने लिखी, हमारे दर्शकों के साथ वो साझा भी कीजिए। देखो भैया, बुंदेली और बुंदेलखंड जी इस देश का हृदय प्रदेश है, जी मध्य में है। और जो मनुष्य के जीवन में हृदय का महत्व होता है वही भारतवर्ष में बुंदेलखंड का और उसकी मातृभाषा बुंदेली का भी स्थान है। तो चूंकि बुंदेली हमारी मातृभाषा रही आई, बचपन से जब हम बानपुर में पढ़ते थे तभी अपने कुछ तुकबंदियाँ लिखा करते थे जिनको लोग कविता कहते हैं, जी लेकिन हम वो लिखते थे सन 1956 से। और 1960 में जब पुरस्कार मिला तो हमारा प्रोत्साहन मिला जी। और फिर लगातार हम लिखते रहे। और ये हमें अपने गांव से, बानपुर की प्रेरणा से, जी हमें बुंदेलखंड के शौर्य की प्रेरणा से, जी बुंदेलखंड का बहुत योगदान है। ये दरअसल में यह भूमि वीर प्रसूता के साथ काव्य प्रसूता भी रही है। जितने महान कवि बुंदेलखंड में हुए जी। हैं, और मध्यकाल में तो बुंदेलखंड में एक तरफ लोक कवि ईश्वरी रचना कर रहे थे जी और छत्रसाल महान अपनी तलवार के साथ कलम चला रहे थे, उधर हमारे ख्याली राम, गंगाधर व्यास आदि सृजन कर रहे थे। तो बुंदेली का पद्य का तो बहुत ही समृद्ध साहित्य हमारे देश में है और बुंदेलखंड का ही बड़ा समृद्ध साहित्य है। और बुंदेली पद्य के साथ क्योंकि बोली के रूप में जानते थे, हमने इसको भाषा के संस्कार देने की कोशिश की और आज बुंदेली भाषा के रूप में मानी जाती है। तो हम हिंदी में तो लिखते ही थे, हिंदी हमारी राजभाषा है जी। हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, तो राष्ट्रभाषा ही जैसी हमारे लिए सम्माननीय है, लेकिन बुंदेली हमारी मातृभाषा है। और जैसी आपकी माँ प्रिय होती है वैसे ही हमारी बुंदेली हमको प्रिय है, और जैसी भारत माँ होती है ऐसी हमारी राष्ट्रमाता है। तो बुंदेली हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है और हम दोनों का सम्मान करते हैं। दोनों में हमारी कलम चली है, माँ सरस्वती का वरदान मिला है और हमें तो ईश्वरी का वो सरस्वती वंदना आती है। आपने जो ही सुनाया था ना, वंदना जी। मोरी खबर शारदा लइए ओ कंठ बिराजी रहिए, मोरी खबर शारदा लइए कि मैं अपड़ा आखर न जानू सो भूली कड़ी मिलइए, और तोरे डेरा हिंगलाज में ह्यानो फेरा दइए, और ईश्वर कहे शत्रु के बाने छीन के हम खो दइए, मोरी खबर शारदा लइए कंठ विराजी रहिए। वाह, बहुत खूब। और आपने इस कविता के माध्यम से माँ शारदा को याद किया और हम उनको नमन करते हैं। और कार्यक्रम में अब हम बात करते हैं मनोज तिवारी जी से, जो कि साहित्यिक कवि हैं। तो मनोज जी, आपकी रचनाएं भी बहुत ही ज़्यादा मैंने सुनी है, बहुत सुंदर रचनाएं आप लिखते हैं। तो हमारे दर्शकों के साथ आज आप कौन सी रचना साझा करना चाहेंगे? सुनाइए, चार पंक्तियाँ बुंदेली की। सभी दर्शकों को प्रणाम निवेदित करते हुए बुंदेली में अपनी माँ को समर्पित एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ जी। सूरत तुम आई आई माँ,
सूरत तुम आई माँ, अखियाँ भर भर आई माँ। अच्छा है। सूरत तुम आई माँ, अखियाँ भर भर आई माँ। भोली भाली सीधी सादी, भोली भाली सीधी सादी, मन में छवि समाई माँ। सूरत तुम आई माँ, अखियाँ भर भर आई माँ। और माँ हमारी कैसी है, जब लो हमें खवाई न रोटी, तब लो भूखी बैठी रही। जब लो हमें खवाई न रोटी, तब लो भूखी बैठी रही। कोनो दुख तकलीफ जो हो गई, कोनो दुख तकलीफ जो हो गई, माँ तुम अखल बखल हो गई। अखल बखल को शब्द है आदरणीय, हाँ, जानता हूँ। अच्छा बच्चा पढ़िए पढ़िए। बखल हो गई। जो मांगो सो कर दो पूरा, जो मांगो सो कर दो पूरा, खुशी खुशी ले आई माँ। याद तुम आई माँ, अखियाँ भर भर आई माँ। बहुत सुंदर रचना। और यहाँ पर आपने भी माँ को याद किया और बताया कि किस तरह से एक बच्चे को बड़े करने में माँ कितना संघर्ष करती है। तो माँ को तो जीवन पर्यंत याद रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है, साथ ही साथ हमें संस्कार भी वही देती हैं। तो हमारे लिए नमन के योग्य हैं माँ, मतलब वंदनीय हैं। और अब जैसे कि सर मैं आपकी रचनाएं, आपकी किताबें भी आप यहाँ पर लाए हैं सर। सबसे पहले मैं आपके जो इस रचना इसके बारे में जानना चाहूँगी, जो हमारे दर्शकों को मैं दिखाना चाहूँगी कि जो भारत सरकार के द्वारा आपको पुरस्कृत किया गया है, और ये कीर्ति कलश कैलाश है, जो कि आपकी इसमें आपकी पिक्चर भी लगी हुई है सर। इसके देखिए, ये कीर्ति कलश कैलाश हमारे 75वें जन्म दिवस पर जब हमारा अमृत महोत्सव साहित्य संसार ने मनाया था, तो भारतीय साहित्य संसार की तरफ से यह कीर्ति कलश कैलाश हमारा अभिनंदन ग्रंथ है, जो साहित्य संसार ने हमको भेंट किया था 75 साल पूर्ण होने पर। और कल तो हमारा 80वां जन्मदिन है 25 जून को। तो 75वें वर्षगांठ पर जो साहित्य संसार ने हमें अभिनंदन किया था, वो यह ग्रंथ है कीर्ति कलश कैलाश जी। एक बहुत गौरव का विषय है दर्शकों, हमारे लिए नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए, कि हमारे साथ पद्मश्री कैलाश मड़वैया जी हैं, जो कि बुंदेलखंड दिवस पर अपनी एक और जो किताब है उसका जो आप अवलोकन किया जाएगा, जो कि इस किताब का नाम भी हमारे दर्शकों को सर बताएं आप इसके बारे में भी। देखिए, हमने एक लंबे समय तक साहित्य साधना की है, और मेरी पहली किताब आई थी बुंदेलखंड का विस्मृत वैभव बानपुर, क्योंकि बानपुर मेरा जन्म स्थान है और बानपुर का ऐतिहासिक महत्व भी है। वहाँ के राजा मर्दन सिंह ने भारत की आज़ादी में नींव शिला का काम किया था, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। और ये तो मेरी अभी सद्या प्रकाशित कृति है, बुंदेलखंड का सूरज। बुंदेलखंड का सूरज ये पहला प्रमाणिक ग्रंथ है जो छत्रसाल के इतिहास सम्मत काव्य के रूप में आपके सामने कल 25 जून को लोकार्पित होने जा रहा है। इस छत्रसाल के ऊपर, छत्रसाल माने बुंदेल केसरी छत्रसाल, जैसे मध्यकाल में शिवाजी हुए महाराष्ट्र में, राणा प्रताप हुए राजस्थान में, ऐसे पूरे मध्यांचल के नायक थे 1649 से 1731 के बीच में महाराज छत्रसाल। उन पर ये किताब है जो प्रमाणिक इतिहास के रूप में आपके सामने कल आ रही है जी। मैं आपकी अगली किताब जो कि बहुत ही सुंदर है, जयवीर बुंदेले वाली जो है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं आप, जो आपकी पहली किताब है शायद। इसके बारे में क्या आपने सोचा और किस तरह से आपने विचार किया, और इसमें क्या आपने उसको सोचते हुए लिखा? देखिए, ये मेरी पहली किताब नहीं है, ये तो बुंदेली पर मैंने बुंदेली और हिंदी में कई काव्य लिखे हैं। उसमें ये 1857 में जी आज़ादी में जिन महापुरुषों ने योगदान दिया है, बुंदेलखंड के उन विभूतियों को प्रणाम करने का उपक्रम है। तो जयवीर बुंदेले ज्वानन की माध्यम से हमने बानपुर के राजा मर्दन सिंह जो 1857 के महान शहीद हुए हैं, उन पर ये पूरा
हमारा बुंदेली काव्य है, जो बहुचर्चित किताब है, जय वीर बुंदेले जानन की, और इसको देश भर में अनेक इसके संस्करण भी निकले हैं। इसकी रचना में आप चाहेंगे तो हम बाद में सुनाएंगे आपको जी। और ये जो आप बता रही हैं, जी। ये बेतवा मध्य अंचल का सबसे बड़ी नदी है। बेतवा बुंदेलखंड की प्राण गंगा कहलाती है। गंगा और नर्मदा पर तो कई किताबें हैं, लेकिन बेतवा पर ये एकमात्र किताब है जो आप दिखा रही हैं। तो बेतवा पर भी हमारा ये हिंदी में खंड काव्य है जो आप प्रदर्शित कर रही हैं। जी, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि इसमें आपने बेतवा के बारे में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा देखिए, सा बताएं। बेतवा मैंने आपसे जैसा निवेदन किया है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा है। जी ये भोपाल के पास जी जो आपका स्थान है वहाँ से उद्गम है, वहाँ से निकली जी। है और जाके जमुना में जाके विसर्जित हुई जी। है। तो इसका ऐतिहासिक, भौगोलिक और पूरा प्रवाह काल, पूरी जो ऐतिहासिक भौगोलिक तथ्य जी। हैं वो हमने इसमें प्रकाशित किए जी। हैं। और बेतवा आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जी। पहला काव्य है वो। सर, आपने ये बताया था कि जयवीर जो आपने लिखी हुई किताब है, इसमें कोई एक आपकी जो रचना है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी, उसके बारे में बताएं और हमारे दर्शकों के साथ साझा करें उसके जी बारे जी 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 देखिए, ये आपने जो कहा है, हमारा बुंदेली एक खंड काव्य है, जय वीर बुंदेले जानन की, और आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है। तो ऐसे समय हम जानते हैं कि छत्रसाल, लक्ष्मीबाई और जैसा आपने बताया दुर्गावती, ये सारे हमारे बुंदेलखंड की वो विभूतियाँ हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए समर्पण किया है, आज़ादी में अपनी आहुतियाँ दी हैं। लेकिन हम इस लंबे काल में हमारा काम है, साहित्यकार का दायित्व होता है कि नई खोज करें, जिनको विस्मृत किया गया है उनको याद करें। तो ये जो किताब है, ये जो काव्य है, ये ऐसे ही न्यू शिला पर लिखी गई है। आपका आदेश हुआ है तो मैं इसकी कुछ पंक्ति आपको सुनाए दे रहा हूँ। दरअसल में 1857 में लक्ष्मीबाई को सब जानते हैं, सब लोग चमचमाते कलश को प्रणाम करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसकी न्यू शिला में कौन है। तो मर्दन सिंह जो बानपुर के राजा थे, दरअसल में उन्होंने ही न्यू शिला का काम किया था, और लक्ष्मीबाई को लक्ष्मीबाई का स्वरूप देने में मर्दन सिंह का बड़ा योगदान है। तो मर्दन सिंह की हमने खोज की, उनके सारे पत्र खोजे और यह काव्य हमारे सामने आया, और आपका आदेश हुआ है तो कुछ पंक्ति मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ। बुंदेली में है, और देखिएगा बुंदेली की सामर्थ्य और बुंदेली की ओज में क्या गति है, ये आपको देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। यही ऐसे ही बरसात के दिन है और बानपुर में राज्यारोहण हो रहा है मर्दन सिंह का। कविता शुरू होती है। माटी से सौंधी बांस उठी, उमड़े घमड़े गार बदले गार, उमड़े घुमड़े बदले गरजे बादर। माटी से सौंधी बांस उठी, उमड़े घुमड़े गरजे बादर, पहले अषाढ़ के पानी ने हर आए धरती के आंचर। बुंदेले बांके वीरन ने अपने हर बैल संभारे थे, पानी पाथर के जानन ने खेतन के पांव पखारे थे। गैलन गेवड़न में पुआर जमे, बेड़न में मका बुआउन लगे, आंगन में फतकुल तुरई जमी, भीटन पे बोलारे बड़न लगे। क्यारन में बन्न बन्न फूल आँखों पे जौआ ककरी के, लदाए ककोरा बारी पे गेवड़े फर उठे करे लाते। मैडन पे हर आई दूबा, चौतरियन पे कांदी ऊंगी, खपरन पे कुमड़ा की बेलन बोले, झूलन पे बिन्ना आ झूली। बहुत बढ़िया। मादी से हाथ पाओ रच रहे, गोरी गुयन संग गोरे आवे, लो डार कंदेला फरके में वे खेल चपेटा सन आवे। आला अथाई पे होन लगे, अलगोजन पे साई झूमे, साई गावे बारह मासी, नरवा नदियां दोई ढीचू में। जे दिन सियरे बसकारे के, रातें रिमझिम चौमासे की, मने त्योहार बानपुर में मंगल धुर सगुन समासे की। गए मोद प्रहलाद महाराज सरग, ये मर्दन सिंह के पिताजी के नाम था, मोद प्रहलाद। गए मोद प्रहलाद महाराज सरग, मर्दन सिंह गादी पे ब्राजे, बन गयो बानपुर वीर बना, धुन राज तिलक चहुद से बाजे। जे जेठे राजकुंवर कुल के, जे आए चंदेरी के दिला, ते कहूं ओरछा के सूरज, जे आए बुंदेलन के आला। बहुत बढ़िया। तेरी से आई बधाई थी,
टेरी माने टीकमगढ़। टेरी से आई बधाई थी सरकार लड़ाई, वहां की रानी के नाम था लड़ी सरकार। टेरी से आई बधाई थी सरकार लड़ाई भेंटे क्वारे, झांसी से लक्ष्मीबाई ने पहुंचाई हृदय की मनोहारे, लो ढारे चमर चंदेरी ने ललितपुर ने लाल लुटाए थे, तलवार ने ताल बैठ तोले मारो नी मोती वारे थे, जे बंदन वार बानपुर के बाड़ा सरहू के बबर सिंह, बुंदेलखंड की आरमान अरि मर्दन करते मर्दन सिंह। पहुंचाई खबर सिंधिया ने जो अंग्रेजन के हो गए थे, अपनी माटी में अपने जन अपने हाथन बिस्मो रहे थे। लक्ष्मी नारो कश्मीरी, ये सिंधिया के दूत का नाम था। लक्ष्मी नारो कश्मीरी ने मर्दन सिंह को जा धमकायो, सिंहासन ब्राजे के पहला आज्ञा अंग्रेजन की लियाओ, सुन मर्दन को तन फड़क उठो, मन की मर्यादा हवा भई, राजन को खून खोल आयो, छाती आगी को तवा भई, हम वीर बानपुर बुंदेला विंध्या के पूत बेतवा के, हम आए और छा के बंसज बुंदेलखंड के रेवा के, आए फिरंगी परदेशी पुरखर गादी को जोटो के, भगवान राम के सिंहासन रैयत ही राजा अभिषेक है, दरबार गुजे जय कारण से भगवान राम राजा की जय, जय वीर बुंदेले जवानन की, बुंदेले मर्दन सिंह की जय। उत झांसी में बेजासी रानी भरजवानी मांग मिटी, विधना लक्ष्मी से रूठ गयो, अदबीश राज की लाज लुटी, बाप पराधीनता की बेला, जीखों पंछी तक नहीं चाउत, और जोर फिरंगी गोरन को जा सूरज तक नहीं डूब पाउत, ऐसे परवश में देश फंसो और सिलने चैन दब गयो हाथ, चुड़िया फूटी ओली सोनी पत्थर आके असुआ सूख जात, आनंद राव खो ओली की राजाई दस्तूर निभा गए थे, फिर मंजूरी खो डलहौजी की सबरे बेई बाट लहा रहे थे, लक्ष्मीबाई पे गिरी गाज घिराव रणापो बालपने, जैसे कोरे से जमुन पे ओरे बरसे बहुत बिजली। सुंदर और इस सब रचना भाते के रिश्तेदार साथ जुड़े जीवन जा सुनी दौड़ बहुत आए, सुंदर रचना है, बानपुर नरेश मर्दन सिंह फेरे खो झांसी में आए, मर्द लाने बिलखी छाती कूटी आखन इंदियारो घिरे आओ, बोली राजा नब लाज रखो बुंदेलन के तुम जेठे आयो, भराई निबरिया राजन की बोले रानी धीरज धारो, हो नोई अकेली भाई साहब विपदा में मोर संग मानो, जब तलक बेतवा में पानी विंध्याचल को माथा ऊंचो, तलवार बुंदेलन की तोलो आजादी खो अर्पण समझो, झांसी बुंदेलन ने दी थी मन माथे मान पेशा को आए फिरंगी परदेसी छू ले हमारी माटी को, हम सब से लें पर नहीं से हैं, जब को धर्म बिगाड़े गो, नारी पे जुलम करो जीने ऊको सिर भू पे आवे। बहुत सुंदर। रानी ने असुआ पहुंच ले, मर्दन ने असुआ पहुंच ले, आचर सवार रानी ने असुआ पहुंच ले, आचर सवार मुड़ रहा के बोली राजन जई आशा थी, तुम शेर बुंदेलन दे बांके, गर ऐसे भाव सबई के हो, भारत मां नहीं गुलाम रे पे, भग जाए बेरी प्राण बचा, दो घड़ी न भारत में ठहरे, हम सब आपस में फूटे हैं, इसे परदेशी राज करें, जो मिलके कहूँ एक हो गए, ओही पल अपन स्वराज करें। मर्दन सिंह हामी भर बोले, तलवार निकर आई रानी तो चाउत स्वयं के का स्वार्थ हो, तुम उतरे ना ई को पानी, न चिंता हमें बानपुर की, न फिक्र राज जावे की है, छाती में सांग छटी जैसी चिंता अपनी आजादी। बहुत बढ़िया। दो माता ना कोटी होती, माता ना जलम दूध कविता के अब साथ जाए प्राण के परदेसी को एक हिंद में रहते हैं। इसी कविता के साथ जो आपने जो मैसेज दिया है वो वीर बुंदेले जवान वाकई में काबिल तारीफ है। बहुत सुंदर कविता, और इस कविता में एक और उन्होंने संदेश दिया है कि ये जो है अगर आपकी एकता बनी रहती है तो उसमें कोई पैठ नहीं लगा सकता अगर आपकी एकता बनी है। जो अंग्रेज़ों ने जो हमारी जो एकता में हमारे फूट डालो राज करो की जो राजनीति उन्होंने की थी, उसकी कविता आपकी कविता में वो चीज़ दिखी और वो वीरता का रस हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं और जैसा कि हमारे साथ मनोज जी भी हैं, तो मनोज जी हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को एक आप बढ़िया सी रचना सुनाएं संक्षिप्त में। दर्शकों को प्रणाम निवेदित करते हुए बुंदेली में एक रचना प्रस्तुत है, कवि वंदना जी। वंदऊं सरस सुखद कविवाणी, वंदऊं सरस सुखद कविवाणी, झरत अमृत सिंचित सुख पावन, झरत अमृत सिंचित सुख पावन,
रात समय जिम ज्ञानी बंदऊं सरस सुखद कवि वाणी। और कवि क्या करता है, सोवत चित्त जगावत जन्मन, सोवत चित्त जगावत जन्मन, गिरा ज्ञान गुण खानी बंदऊं सरस सुखद कवि वाणी। और कवि का ध्येय क्या है भैया रो, शोक मोह भ्रम दूर करत जिम, शोक मोह भ्रम दूर करत जिम, शक्ति पुंज कल्याणी बंदऊं सरस सुखद कवि वाणी। और कविता का अंतिम बंद सुनो, मंथन कर मथ सिंधु बिंदु सम, मंथन कर मथ सिंधु बिंदु सम, दे अमिय कवि वाणी बंदऊं सरस सुखद कवि वाणी बंदऊं सरस सुखद कवि वाणी। बहुत सुंदर आपने जो अपनी रचना सुनाई। आप ये बताइए कि आप कब से कविताएं लिख रहे हैं? लगभग सन 1985 से सृजन कर रहे हैं। वर्तमान में आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर कैलाश मड़वैया जी से प्रेरणा लेते हुए हमारे लगभग 4 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। आप जो है हमारे गुरु हैं और आपका मार्गदर्शन हमें निरंतर मिलता रहता है। जी बिल्कुल। अब यहाँ जैसे कि गुरु की बात आई तो मैं कैलाश जी से जानना चाहूँगी, सर आप मुझे बताएं कि आपके जो मोटिवेटर हैं वो कौन रहे हैं जिन्होंने आपको शिक्षा दी कि आप लेखन में आगे जाएं? देखिए, हम आपसे विनती करत हैं कि हमें संस्कार तो मिले। आपने जो काव्य सुना वो काव्य लाल किले से पढ़ चुका हूँ मैं, और उसमें जो शौरी है वो बुंदेली का अपना शौरी है, बुंदेलखंड का अपना शौरी है। कविता की प्रेरणा तो हमने बताया माँ के संस्कार से मिली है, और फिर मैं लगातार बानपुर में मेरी शिक्षा हुई, ललितपुर में मेरी शिक्षा हुई वर्णी कॉलेज में, फिर टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में आया, फिर छतरपुर से मैंने MSc किया, PhD किया, B.Ed किया, LLB किया, और फिर व्याख्याता रहा। इसके बाद प्रशासनिक सेवाओं में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से चुना गया तो प्रशासनिक सेवा में रहा, और फिर मैं 2003 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। लेकिन कविता हमारे रक्त में रही है, और हम लगातार पिछले 60 वर्षों से बल्कि 65 सालों से लगातार सृजन कर रहे हैं। और माँ वाणी का वरद हस्त मुझे मिला है कि मैं कुछ समाज को, इस देश को और इस भूमि को दे सका हूँ। यह माँ वाणी का प्रसाद है। जी, आपको पद्मश्री मिल चुका है भारत सरकार की तरफ से, तो मैं जानना चाहूँगी कि उसके पीछे की जो एक छोटी सी संक्षिप्त कहानी है वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करें आप। दरअसल में पद्म अलंकरण तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सम्मान है, इससे बड़ा तो कोई सम्मान होता नहीं है, और ये अप्रत्याशित रूप से मुझे मिला है। मुझे ये कभी ये पता भी नहीं था कि और दरअसल में पद्मश्री मिला है बुंदेलखंड को, भारतीय श्रमण समाज को। आज़ादी के बाद पहली बार बुंदेलखंड को ये पद्मश्री अलंकार मिला। मैं तो उसका निमित्त मात्र हूँ, इसलिए मैंने राष्ट्रपति भवन में भी यही कहा था कि मैं ये अपनी पद्मश्री समर्पित करता हूँ बुंदेलखंड को और श्रमण समाज को, क्योंकि श्रमण समाज का बड़ा योगदान है इस देश की संस्कृति में। और श्रमण समाज का हमारा सृजन भी, ये जो बुंदेली भक्तांबर है, ये बहुत अद्भुत कृति है। भक्तांबर तो हिंदी में बहुत मिल जाएंगे, ये लोक भाषा में पहला सृजन है, इसको आचार्य श्री ने भी इसको सराहा है। तो ये बुंदेली भक्तांबर हमारा है। तो हमने लगातार लगभग मेरी 3 दर्जन से अधिक किताबें प्रकाशित हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि पद्मश्री हमको मिला है, लेकिन भारत के हिंदी संस्थान का भी मिला, साहित्य अकादमी का मिला। लगभग सारे जो वरिष्ठ पुरस्कार हैं, सारे जो पुरस्कार हैं वह माँ वाणी की कृपा से और आप सबकी सद्भावनाओं से, शुभकामनाओं से इस मैं तो निमित्त मात्र रहा हूँ, मुझे मिले हैं। मैं सबको बहुत प्रणाम करता हूँ, और भारत के राष्ट्रपति को भी कि जिन्होंने मुझे पद्मश्री से अलंकृत किया, इस बुंदेलखंड को गौरव दिया। मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जी, बहुत ही आपने उचित बोला ये। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी मनोज जी कि आपकी कोई और रचना हो जो हमारे दर्शकों से आप साझा जी बिल्कुल, एक और बुंदेली की रचना आदरणीय पद्मश्री से अनुमति चाहते हुए सुनाना चाहता हूँ। हाँ, 2 पंक्तियाँ सुनाइए। जी जी, बुंदेली में सुनाइए लेकिन आप। जी। मानवता खो दी है तुमने,
मानवता खो दई है तुमने बैठे घर चिमाने, दुनिया की संपत पावे खां करत कर्म मन माने, दुनिया की संपत पावे खां करत कर्म मन माने। मानुष को तन पाके तुमने, मानुष को तन पाके तुमने सद्गुण सब खो डारे, सत्य वचन और दया धर्म के कर दे बंद द्वारे, सत्य वचन और दया धर्म के कर दे बंद द्वारे। प्रीत रीत टोडारी तुमने, प्रीत रीत टोडारी तुमने अब नहीं लगत सुहाने, ओ दुनिया की दौलत पावे खां करत कर्म मनवाने। बहुत सुंदर। और हमारे बुंदेलखंड में तो जी मैं आपको बताऊं कि मध्यकाल में जो काम हुआ है, ईश्वरी जिन लिख रहे थे जी कि बखरी रैयत है भारे की, बहुत बढ़िया। दई पिया प्यारे प्यारे की, जी बखरी रैयत है भारे की। जी। वहीं छत्रसाल लिख रहे थे कि लाखों घटे कुल साखो न छाड़िए, जी। वस्त्र फटे प्रभु और दे। बहुत ही सीमित शब्दों में अपनी आप कविता सुनाइएगा ताकि हमारे दहना को दर्शक उसका पहलो पूरा लाभ ले को सकें। हंसे है, भूप छता जल राशि को पेरी वो कौन हूँ बेरे किनारे लगे है, और हिम्मत छोड़े ते किम्मत जाएगो, जाएगो काले कलंको न बहुत दे। सुंदर। और इसी कविता के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने अपनी इतनी सुंदर प्रस्तुतियां हम लोगों को सुनाई। धन्यवाद। दो शब्द कहना चाहेंगे जी जी चलते चलते कि जी पद्मश्री आदरणीय बुंदेली को भाषा का दर्जा दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किए हुए जी। हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज कराने का हम सभी प्रयास। बुंदेलखंड वासियों का आपका समन्वित प्रयास रहेगा कि बुंदेली भाषा अवश्य बने। हम आपके साथ ये हैं बिल्कुल। आदरणीय। ये पूछ लिया। बिल्कुल। और समय अभाव के कारण मुझे यहीं पर इस जो हमारा कार्यक्रम है उसका इस सेगमेंट को यहीं विराम देना होगा। और मैं आपसे पुनः एक बार धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों के साथ आपने इतनी अच्छी अपनी कविताएं साझा की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूरदर्शन भोपाल का ही बहुत बहुत धन्यवाद कि जो बुंदेलखंड दिवस की पूर्व पीठिका पर आपने बुंदेलखंड के शहीदों को, बुंदेलखंड की विभूतियों को और भारतवर्ष की आज़ादी के अमृत महोत्सव पर याद करने का अवसर दिया, इसके लिए भी भोपाल दूरदर्शन के हम आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, अब समय हो चला है पर्यटन का और आज हम आपको ले चल रहे हैं पर्यटन में अमरकंटक। आइए देखते हैं अमरकंटक। प्रकृति की अनुपम देन अमरकंटक, जहां इसके आसपास हरियाली और सुंदर पहाड़ों के दर्शन होते हैं, वहीं प्राकृतिक सौंदर्य का एहसास भी होता है। ये क्षेत्र धार्मिक महत्व से भी बहुत मान्यता रखता है। भारत की 7 पवित्रतम नदियों में से एक पुण्यदायिनी नर्मदा नदी का प्रादुर्भाव भी अमरकंटक से ही हुआ है। पवित्रतम नदियों में पुण्य नर्मदा भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और समस्त भारत में पूजनीय है। इस नदी की जन्म गाथा और इतिहास करोड़ों वर्ष पुराना है, जिसे जानने के लिए हम आपको लिए चल रहे हैं इस नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक। अमरकंटक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है अनवरत बाधा, लगातार मुसीबतें आना। पौराणिक कथा के अनुसार शिवजी ने त्रिपुर नगर को भस्म किया था, जिसकी राख एक ओर कैलाश पर्वत पर और दूसरी ओर अमरकंटक के मैकल पर्वत पर गिरी। अमरकंटक पर गिरी ये राख शिव के पावन स्पर्श से करोड़ों शिवलिंग में बदल गई, इसलिए मैकल को महारुद्र भी कहते हैं। सतपुड़ा, मैकल और विंध्याचल का संगम नर्मदा, सोन और
जोहिला का उद्गम। नर्मदा को गंगा से भी प्राचीन, तकरीबन 50 करोड़ वर्ष पुरानी नदी माना गया है। नर्मदा पश्चिम दिशा में बहने वाली एकमात्र और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पवित्र नदी है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, इसका ऐतिहासिक महत्व भी कम नहीं है। इसके प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यावरण और धार्मिक आस्था के बारे में यहाँ के लोगों का कहना है। अमरकंटक का महत्व नर्मदा से रिलेटेड है, नर्मदा से संबंधित है, जो कि यहाँ से नर्मदा का प्रादुर्भाव हुआ है। जिस प्रकार से गंगा का अवतरण जिस पर्पज से पृथ्वी पे हुआ था, सेम पर्पज नर्मदा का है। जिस प्रकार तो नर्मदा की उत्पत्ति यहाँ से हुई है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नर्मदा की उत्पत्ति के बारे में कि जिस प्रकार से गणेश जी का संबंध पिता से नहीं था, माई का संबंध माता से नहीं है। तो जब समुद्र मंथन हुआ, भगवान शिव ने विषपान किया। विषपान करने के पश्चात वो ऋषिकेश गए, वहाँ पर कंठ नीला पड़ा, नीलकंठ महादेव कहलाए। तत्पश्चात वो शांति की खोज में निकले। चलते चलते ये मैकल पर्वत कहलाता है, यहाँ पर आकर उनको शांति मिली। तो शिव पीर मैकल शैल सुतासी सकल सिद्ध सुसंपत राशि, यहाँ पर आकर उन्होंने तपस्या शुरू किया। और उसी समय ऐसी जनश्रुति है, शंकराचार्य ने लिखा कि अहो मृतम सुनम सुतम महेश के से जाते कि राध सूत वाढ़वे सुपंडित सटन थे। शंकर की जटाओं से ऐसी जनश्रुति है कि शंकर की जटाओं से जो पसीना निकला वो गले से होके बहा, वो नर्मदा कहलाई। जी ओके। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और जैसा देखा हो आपने, अमरकंटक में पर्यटन में आप गए थे। अब बारी आती है आज की बात की। तो देखते हैं आज की बात में क्या हम बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे आज मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य। मध्याह्न भोजन की जो योजना सरकार की तरफ से बनाई गई थी, उसका क्या उद्देश्य था, इसी विषय पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। और इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं श्री हरि नारायण जी हैं, जो कि IAS हैं, 2016 बैच से, अपर कलेक्टर भोपाल से हैं अभी आप। और आपका सर बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी शुक्रिया। और सर हमारे साथ हैं, और इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सर CEO छिंदवाड़ा भी रह चुके हैं जिला पंचायत में, और वहाँ पर उन्होंने रहते हुए मध्याह्न भोजन को लेकर जो योजना थी उस पर बहुत कार्य किया है। इसीलिए हमने सर से जानकारी लेना उचित समझा। और सर अब हमें बताइए सबसे पहले कि जो बच्चों को कुपोषण से दूर रखने के लिए सरकार की कौन कौन सी योजनाएँ हैं। जी, कुपोषण के लिए तो वैसे बहुत सारी योजनाएं हैं, जी। जिसमें सबसे जो मुख्य योजना है वो मध्याह्न भोजन योजना है। इसके अंतर्गत जो बच्चे स्कूल जाते हैं प्राइमरी के क्लास 1 से लेके 5 तक, और इसके अलावा अपर प्राइमरी स्कूल जो क्लास 6 से 8 तक, इन बच्चों को मिड डे मील के रूप में, जिसे ज़्यादातर लोग हमारे देश में जानते हैं और सभी राज्यों में ये योजना लागू है। तो इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों का स्कूल में पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, और बच्चों में जो कुपोषण, जो कि एक बहुत ही भयंकर समस्या भारत में पिछले कुछ दिनों में उभर कर आई है, क्योंकि ये देखा गया है कि कुपोषण के कारण बच्चों की जो मानसिक क्षमता है वो भी कम होती है और शारीरिक क्षमता भी कम होती है। तो मिड डे मील स्कीम के रूप में ज़्यादातर लोग इसको जानते हैं भारत में। जी। ये योजना सन 1995 में, 15 अगस्त 1995 में लागू हुई थी। जी। और इसका जो उस समय जो नाम था वो था नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। जी बिल्कुल। और दर्शकों मैं यहाँ आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हमारा जो आज का कार्यक्रम है वो लाइव फ़ोन इन है, और अगर आपके कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासाएँ हो, कोई विचार हो जो आप हमारे एक्सपर्ट से साझा करना चाहें, तो हमारे टेलीफोन नंबर्स पर भी आप कॉल कर सकते हैं, और सीधे आप हमारे हरिनारायण सर IAS जो अभी अपर कलेक्टर भोपाल है, उनसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप नंबर नोट कर सकते हैं 0755 2660049, और एक निःशुल्क टोल फ्री नंबर है, उस पर भी कॉल कर सकते हैं, वो है 180023300040। तो ये जो नंबर हैं वो हम बीच बीच में स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे। और जैसा कि मैं आगे आपसे जानना चाहती थी सर कि ये जो स्कीम है, इसका जो लाभ है, जो जैसा आपने बताया कि मिड डे मील जो एक स्कीम का नाम है, वो उसका लाभ कौन कौन उठा सकता है, और किस उम्र में, किस कक्षा के बच्चे इसका जो लाभ ले सकते हैं, वो भी विस्तृत बताइए आप हमारे दर्शकों को।
इसका लाभ आंगनबाड़ी में जाने वाले बच्चे जी। उनको मिलता है, जी जो प्री प्राइमरी को आप कह सकती हैं। जी इसके अलावा प्राइमरी क्लासेस क्लास 1 से लेके 5 तक जी उन बच्चों को इसका लाभ मिलता है, और अपर प्राइमरी यानी कि क्लास 6 से 8 तक। जी सबसे पहले जब ये योजना शुरू हुई थी तो कक्षा 1 से और 5 तक के जो बच्चे हैं उनको जी। इसका लाभ दिया गया था, और उसके बाद सन 2008-9 में इसका लाभ आगे बढ़ाया गया और कक्षा 6 से लेकर और 8 तक के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया। जी तो इस तरह से अगर आप देखें तो वो बच्चे जो आंगनवाड़ी में जाते हैं, और इसके अलावा क्लास 1 से लेके 8 तक के बच्चों को मिड डे मील स्कीम का लाभ मिलता है। जी अब इस योजना को पीएम पोषण के रूप नाम से भी जाना जाता है। जी पीएम पोषण का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, जी। पीएम पोषण। जी। तो सर जैसे कि आप छिंदवाड़ा में रहे, उस समय आप जिला पंचायत सीईओ थे, तो उस समय जब आपने इस योजना में आप ध्यान देना शुरू किया तो किस तरह के लोगों के जो विचार हैं आप तक आए, और किस तरह से लोगों ने योगदान दिया आपको इस योजना को और आगे बढ़ाने में? सीईओ जिला पंचायत के रूप में मेरी पदस्थापना सबसे पहले सतना में रही मेरी, जी और उसके बाद मैं छिंदवाड़ा में पदस्थ रहा, इन दोनों जगहों पे। तो जो ये मिड डे मील या पीएम पोषण योजना है, इसको सुपरवाइज किया जाता है जिला पंचायत के द्वारा ही। जी कलेक्टर ओवरऑल एक अथॉरिटी हैं जिनके हम गाइडेंस में हम लोग काम करते हैं। जी तो सीईओ जिला पंचायत के रूप में जब मैं फील्ड में जाता था तो मैंने देखा कि वहाँ पे लोगों को आमतौर पे इसकी जानकारी रहती है, जी क्योंकि जो ये योजना है उसमें स्कूल का प्रबंधन है, चाहे वो हेडमास्टर हो, टीचर हो, उसके साथ साथ जो बच्चे पढ़ते हैं उनके माता पिता भी इसके प्रबंधन में शामिल रहते हैं, जी और उनको जानकारी रहती है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भी इसके बारे में काफ़ी जागरूकता है, और लोग सामने आते हैं अगर कहीं पे जी। कुछ कमियां उनको दिखती हैं, वो सामने आके उन कमियों को बताते हैं, और ताकि उनके बच्चों को अधिक से अधिक पोषण मिले, और जो मेन्यू के अनुसार भोजन मिल रहा है या नहीं, इस सब की भी जानकारी उनको रहती है, क्या मेन्यू है। जी तो जब मैं फील्ड में जाता था तो जनरली कुछ भी जो भी कमियां रहती थी वो लोग सामने आके बताते थे, और हम कोशिश करते थे कि हम इसको कमियों को दूर करें। बिल्कुल। इसके अलावा ब्लॉक लेवल पे सीईओ जनपद होते हैं जो इसको सुपरवाइज करते हैं। जी साथ ही जिला पंचायत लेवल पे क्वालिटी मैनेजर होते हैं, टास्क मैनेजर होते हैं, जो ओवरऑल एक प्रबंधन देखते हैं। जी एक अनुश्रवण समिति भी होती है ब्लॉक लेवल पे, एसडीएम की अध्यक्षता में जो होती है। उसका काम होता है कि अगर कोई भी शिकायत आती है तो उसकी जांच करके जो भी हमारे जनरली जो स्कूलों में भोजन बनाने का काम करते हैं वो स्व सहायता समूह करते हैं। जी। स्व सहायता समूह जो कुछ महिलाओं को लेकर एक बनता है, जी वो इसका उसमें भोजन बनाते हैं, वो जी। भोजन बच्चों को देते हैं। जी। तो यदि जैसा आपने बताया कि इसमें आपने स्व सहायता समूहों को जोड़ा है, तो सर एक अगर हम देश की प्रगति की बात करें तो कहीं ना कहीं इस योजना से जो भारत के जो लोग जो ग्रामीण स्तर पर रहते हैं उनको भी आप सामाजिक तौर पर भी जोड़ रहे हैं, और एक आर्थिक मतलब सुदृढ़ता भी दे रहे हैं उनको, तो उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए कि रोजगार भी उपलब्ध कराती है ये योजना। जी, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, स्व सहायता समूह, जी वो ग्रामीण एक तरह से उत्थान के लिए एक बहुत ही बड़े इंजन के रूप में उभरा है। जी तो उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि महिलाएं जो हैं जी। ग्रामीण परिवेश की, वो उनको रोजगार मिले, वो आत्मनिर्भर बन सकें। जी तो एक मिड डे मील स्कीम में जब वो मिड डे मील को संचालित करती हैं तो उनको रोजगार मिलता है, साथ ही उनको ये विश्वास भी मिलता है कि वो कुछ कर सकती हैं। जी तो इसको देखते हुए मतलब न सिर्फ एक रोजगार मिल रहा है बल्कि उनको एक आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता भी मिल रही है। साथ ही लोगों तक ये मैसेज जाता है कि महिलाएं भी जो है वो बराबर योगदान दे सकती हैं, बराबर तरीके से काम कर सकती हैं। साथ ही मिड डे मील स्कीम में मैं कहूँगा कि एक सामाजिक बदलाव भी आता है। बिल्कुल। सामाजिक बदलाव इस तरह से कि कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ गाँव में या कहीं पे स्कूलों में ये शिकायतें आती हैं कि कुछ कास्ट के बेसिस पे कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इसमें एक जब हालांकि अब ये बहुत कम हो गया है और बहुत कम जगहों से ऐसी शिकायतें सुनने को मिलती हैं, जब पहले काफ़ी मिलती थी, लेकिन इस योजना के आने के बाद एक ओवरऑल, क्योंकि सभी बच्चे एक साथ एक दूसरे के साथ भोजन शेयर करते हैं, बनाने वाले जो होते हैं वो सभी कास्ट, सभी रिलीजन के होते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। तो वो एक
आपसी समरसता आती है। तो इस तरह से ये सामाजिक बदलाव लाने के लिए भी इस योजना ने काफ़ी महत्वपूर्ण बहुत बड़ा आपने एक महत्वपूर्ण बिंदु हमारे दर्शकों के लिए बताया कि सामाजिक एकता और समरसता को बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए आपने ये जो योजना जो भारत सरकार ने शुरू की है और मध्य प्रदेश स्तर नहीं सभी राज्यों में ये योजना क्रियान्वित की जा रही है और इस पर काम किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है कि मिड डे मील जो एक योजना है जिसमें कि हम जो बच्चों को, खासकर जो घर में या जो गरीबी रेखा के नीचे जो बच्चे हैं उनको, सभी बच्चों को इसमें दिया जाता है। इसमें कोई गरीबी रेखा के नीचे या ऊपर का कोई भेदभाव नहीं है। इसमें जितने भी बच्चे स्कूल में एनरोल होंगे क्लास 1 से लेके 8 तक, उन सबको मिड डे मील दिया जाता है। इसके अलावा जो आंगनबाड़ी में बच्चे होते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट और देयर इकोनॉमिक स्टेटस। तो मतलब इसके लिए स्पेशली सर सरकारी जो स्कूल्स हैं उनमें एडमिशन होना ज़रूरी है? जी, सरकारी स्कूलों में और सरकार द्वारा जो वित्त पोषित स्कूल होते हैं जी, उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं जी, उनमें इसके लिए ये योजना जी। तो सर मैं आगे जानना चाहूँगी कि क्योंकि ये जो योजना बनाई गई है उसका उद्देश्य आपने जैसा बताया, क्या कारण रहे होंगे कि ये योजना क्रियान्वित की गई और आगे भविष्य में क्या सोच लेकर इसको क्रियान्वित किया गया है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। मुझे लगता है जब ये योजना बहुत 95 में मैंने जैसे बताया कि ये स्टार्ट हुई थी, तो इसका एक मूल उद्देश्य तो था कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना, लेकिन साथ ही साथ ये देखा जाता है कि हमारे स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट काफ़ी ज़्यादा है। ड्रॉप आउट रेट होने के 2 कारण होते हैं। एक तो आर्थिक स्थिति परिवारों की, और दूसरा बच्चों को पर्याप्त पोषण ना मिल पाना। क्योंकि अगर बच्चा स्कूल आ जाता था, स्कूल में वो 5-6 घंटे तक है, उस दौरान उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है, तो उसका पोषण कहीं ना कहीं कम होता था। तो इसको देखते हुए भी वो स्कूल आने से जो है वो घबराता था कि मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ पे मुझे भूख लगेगी तो मैं क्या खाऊंगा। तो इस तरह से ड्रॉप आउट रेट, तो इसको देखते हुए मुझे लगता है ये योजना शुरू की गई थी। और इस योजना ने जो है वो हमारे स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट को तो बहुत कम किया ही, साथ ही जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट जिसे कहते हैं, वैसे तो कुपोषण के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मेडिसिनल रीज़न होते हैं उसके, और भी जैसे आपको पता होगा कि अगर पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी अगर बच्चा पूरा भोजन खा रहा है लेकिन फिर भी उसको कुपोषण हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो एक रीज़न देखा जाता था वो ये था कि स्कूल में जो लंबा गैप होता था, लंबा टाइम स्कूल में बच्चे बिताते थे और उस दौरान उनको कुछ खाने को नहीं मिलता था, तो उसकी वजह से एक ये कुपोषण होता था जी। तो इस योजना ने उस पर लगाम लगाई जी। तो एक और जैसे प्रश्न मन में उठता है कि जो बच्चों के लिए भोजन बनाया जाता है, शाला में तैयार किया जाता है, उसकी व्यवस्था किस तरह से की जाती है? इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं जी। पहला एक जो फूड ग्रेन होता है, फूड ग्रेन हमें जो फूड सिक्योरिटी एक्ट में सभी जिस तरह से लोगों को जो फूड ग्रेन मिलता है उसी रेशनिंग सिस्टम में हमको स्कूलों को भी हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कुकिंग कॉस्ट होता है। कुकिंग कॉस्ट में जैसे फूड ग्रेन के अलावा कुछ सब्जियां हैं, ऑयल है, मसाले हैं, सॉल्ट, ये सब चीज़ें उसमें खरीदने के लिए होता है। तो जो प्राइमरी स्कूल में क्लास 1 से और 5 तक जो बच्चे हैं उसमें पर डे पर बच्चे को 5 रुपये 45 पैसे की दर से उसमें कुकिंग कॉस्ट शामिल होता है। मतलब आपको फूड ग्रेन आपको राशन की दुकान से प्रोवाइड करा दिया जाता है, और कुकिंग कॉस्ट 5 रुपये 45 पैसे पर बच्चा जो प्राइमरी स्कूल के लिए, और अपर प्राइमरी स्कूल के लिए 8 रुपये 17 पैसे का एक रेट है पर बच्चा प्रतिदिन जी। उसके अलावा जो बनाने वाले जो लोग होते हैं, जो मैंने बताया स्व सहायता समूह के जो मेंबर्स बना रहे हैं, तो उनके लिए एक मानदेय तय किया गया है कि 2000 रुपये प्रति माह से कम नहीं होगा। वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ SHG इट कैन बी मोर। जी बिल्कुल सही आपने बताया, और किस तरह से इसकी व्यवस्था की जाती है सर ने उसके बारे में बताया। और अब मैं जानना चाहूँगी जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और जो स्कूल लेवल पर किस तरह से इसकी मॉनिटरिंग जो निगरानी है वो किस तरह से की जाती है, इस बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के मार्गदर्शन में CO जिला पंचायत ओवरऑल इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, और उनके साथ ब्लॉक्स में CO जनपद होते हैं जो इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। जिला लेवल पे क्वालिटी मैनेजर होते हैं, टास्क मैनेजर होते हैं, वो क्वालिटी मेंटेन करते हैं, फील्ड में जाके इसको देखते हैं। इसके अलावा CO जनपद भी इसको फील्ड में मॉनिटर करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि एक अनुश्रवण समिति होती है SDM की अध्यक्षता में। कोई भी अगर शिकायत है तो
उसके ऊपर वो उसकी जांच करते हैं। इसके अलावा एसडीएम भी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। बिल्कुल। तो हर स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे जो हमारी ग्राम पंचायत हैं जी वो उन क्रियान्वयन की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। इसी तरह से नगरीय निकायों में, नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय के ऊपर इसकी जिम्मेदारी क्रियान्वयन की होती है। तो ये लोग क्रियान्वयन एजेंसी होते हैं। जी। तो एक इसकी आपकी समिति तैयार की जाती है, अगर ब्लॉक लेवल पर देखें या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखें तो, या फिर आप लोग कुछ एक स्व सहायता समिति को निर्मित करते हैं? स्व सहायता समूह जो होते हैं वो कई सारे एक गांव में अगर हैं और जो भी इच्छुक हैं इसमें भाग लेने के, तो उनकी एक एलिजिबिलिटी देखी जाती है। अगर एक ही है तो उनको दिया जाता है, अगर एक से ज़्यादा है तो जो बेस्ट होता है उसको दिया जाता है। जी जी। तो अब मुझे ये बताइए कि जैसे कि खाद्यान्न राशि की बात आपने अभी बताई, प्रति जो छात्र के हिसाब से बताई, तो उसको लेते हुए किस तरह से समायोजन किया जाता है वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। खाद्यान्न राशि का मैंने बताया 3 कंपोनेंट होते हैं। उन 3 कंपोनेंट का जो उद्देश्य है वो अल्टीमेटली है कि जो पोषण है उसको हम देखते हैं कि बच्चे को कितनी कैलोरीज हमारे बच्चों को मिल रही हैं और प्रोटीन इंटेक कितना है। जी। तो कैलोरीज में ये देखा जाता है कि हम कम से कम 450 कैलोरी, क्लास 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनको 450 कैलोरी पर डे हम उनको दे दें। जी। और 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको कम से कम 700 कैलोरीज हम उनको दे दें। इसी तरह से प्रोटीन जो इंटेक है ये हम देखते हैं कि 20 mg का प्रोटीन इंटेक उनको मिल जाए 1 से 5 के क्लास वालों को, और 6 से 8 तक 30 ग्राम का मिल जाए। तो इन सब को पूरा करने के लिए हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो जैसे फूड ग्रेन जी प्राइमरी के लिए 100 ग्राम्स, और जो अपर प्राइमरी है उसमें 1.5 गुना हो जाता है। सारे कंपोनेंट जो मैं बता रहा हूँ उसका 1.5 गुना हो जाता है। जैसे फूड ग्रेन 100 ग्राम है तो अपर प्राइमरी के लिए 150 ग्राम होता है। इसी तरह से जो ऑयल है, जैसे मान लीजिए फैट कंटेंट के लिए 5 ग्राम पर बच्चे का होता है। इसी तरह से वो जो अपर प्राइमरी के लिए वो 7.5 ग्राम हो जाता है। जो वेजिटेबल है वो 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम वेजिटेबल प्राइमरी के लिए और 150 ग्राम अपर प्राइमरी के लिए। इस तरह से ये जो कंपोनेंट्स होते हैं सेम वे वो सारे 1.5 गुना हो जाते हैं अपर प्राइमरी के लिए। जी। और सर मुझे और चलते चलते मैं एक आपसे प्रश्न करना चाहूँगी कि जो हमारी जो योजना चल रही है, जो भी लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, मध्याह्न भोजन जिसे हम मिड डे मील योजना जो बोल के सर बता रहे हैं, उसको किस तरह से लाभ ले सकते हैं? आप कुछ संदेश देना चाहें तो आप दे सकते हैं। संदेश मैं सिर्फ इतना ही देना चाहूँगा कि शासन की ये जो योजना है, इस योजना का मूल उद्देश्य है आपके बच्चों को पोषण देना और साथ ही साथ उनकी स्कूल में सहभागिता सुनिश्चित करना। तो सभी माता पिता से मेरा ये अनुरोध है कि वो इसके लिए खुद जागरूक हों, बच्चों को स्कूल में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करें। और कभी भी सिर्फ एक कारण नहीं होता है कुपोषण का, यदि आप जागरूक रहेंगे तो जो अन्य कारण हैं उस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। और यदि बच्चे का पोषण आप सुनिश्चित करेंगे तो डेफिनेटली उसका जो स्कूल में पार्टिसिपेशन है, उसका जो सीखने की क्षमता है वो बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली जब हमारे देश के बच्चे अच्छा सीखेंगे और सुपोषित होंगे तभी वो बाद में हमारे देश के प्रगति में योगदान दे सकते हैं। तो जो माता पिता है उनको जागरूक रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये मेरा संदेश है। बिल्कुल, माता पिता को जागरूक रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आज हमारे साथ है हरिनारायण जी जो कि IAS हैं, अपर कलेक्टर भोपाल हैं आप अभी, और आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने अपना बहुत बहुमूल्य समय हमें दिया और बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो दर्शकों, आज हमारे कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।